हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे सीरीज। तो आज इस वीडियो पे हम देखेंगे फिलिप्स कर्व, राइट, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं इस लेक्चर से। तो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस लेक्चर में आज हम कहां पे हैं। तो हम हैं यहां पे फिलिप्स कर्व्स। तो हम सीरीज में कॉन्सेप्ट नंबर 10 पे पहुंच गए हैं एंड कॉन्सेप्ट 10 क्या है? फिलिप्स कर्व। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने टॉपिक को पढ़ सकते हो, और आगे जो टॉपिक्स दिया हुआ है इसमें आपको डाउट्स है तो आप ये जो डेट है ध्यान में रखो। इस डेट में 11 बजे आप इस चैनल पे आ जाओगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस लेक्चर में अगर हम लास्ट तक बने रहें, आप अगर मेरे साथ लास्ट तक बने रहो तो आपको क्या क्या समझने को मिलेगा। सबसे पहला तो आपको ये समझ में आएगा फिलिप्स कर्व है क्या, फिर शॉर्ट रन फिलिप कर्व, राइट। तो ये ग्राफ से ये जो कंफ्यूजन अराइज होता है ना, फिलिप कर्व, देखो कोई भी कर्व को अगर आप एक डेफिनेशन पढ़ के समझना चाहते हो तो आई वुड टेल इट्स लिटरली डिफिकल्ट, बिकॉज वो कर्व है। तो उसको बेटर है जिस तरीके से उसको बनाया गया हम उसको उसी फॉर्म में पढ़ेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि डेफिनेशन पढ़ के भी हम उसके मीनिंग को समझ सकते हैं, लेकिन उसके इन डेप्थ तो हम नहीं जा सकते। तो हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और साथ में हम उसके कर्व को भी देखेंगे। देन डिमांड पुल इन्फ्लेशन के साथ फिलिप कर्व का क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज फिलिप कर्व। तो देखो, फिलिप कर्व को समझने से पहले आप एक चीज समझो, इकोनॉमी में जितना भी डिमांड एंड सप्लाई है, राइट, ये एक इक्विलिब्रियम पे रहता है, राइट। ज्यादा डिमांड भी नहीं होता है, ज्यादा डिमांड होने से इन्फ्लेशन होगा। सप्लाई अगर कम हो जाए या सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए तो डिफ्लेशन होगा। सप्लाई बहुत कम हो जाए तो लोगों की जॉब चले जाएगी, इन्फ्लेशन होगा। बट ये सारा कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, देखो कितना फ्लॉलेस मैंने बोल दिया, राइट। एंड इसके पीछे का वजह भी सुन लो। मुझे पता है कि आपको ये शुरू में मैंने इतना फ्लॉलेस जो बोला है ना, आपको कंफ्यूज किया हूं मैं, करेक्ट, क्योंकि ये टॉपिक ही है कंफ्यूजिंग। अब क्यों है ये टॉपिक कंफ्यूजिंग? क्योंकि आप इसको जैसे पढ़ना चाहिए आप वैसे पढ़ते नहीं हो। तो अब हम शुरू करते हैं और इसको जैसे पढ़ना चाहिए हम इसको वैसे पढ़ते हैं। तो देखो, इकोनॉमी में ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है ना, ये मेंटेन होता है बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब इकोनॉमी में अगर एक इन्फ्लेशन लेवल को मेंटेन करना है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को नीचे रखना है, और भी जो अलग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है इनको मैनेज करना है, तो कहीं ना कहीं इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अगर इन दोनों के बीच का एक अच्छा इक्विलिब्रियम बना लिया जाए तो बाकी सारा इंडिकेटर्स ऑटोमेटिक मैनेज होगा। बाकी सारे पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इवन RBI भी अपने मॉनेटरी पॉलिसी में यही काम करता है। वो कैसे, वो तो हम लेक्चर में ही समझेंगे। तो देखो, जब मैंने बात की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, तो कौन है वो इंडिकेटर्स? तो वो इंडिकेटर्स है इन्फ्लेशन, रियल GDP एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? द जनरल राइज इन प्राइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। रियल GDP का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई बार न्यूज में पढ़ते हैं ना, हमारा इकोनॉमिक Q1 में 13.5% से ग्रो किया है, पूरे साल भर में 6.5% से ग्रो करेगा। तो ये ग्रो मतलब क्या है? वो है रियल GDP में कितना ग्रोथ। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझो कि पूरे साल भर में अगर हम पूरे पिछले साल में अगर हमने 10 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, एग्जाम्पल, ठीक है, ओनली 10 प्रोडक्ट्स इन द एंटायर नेशन, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 6.5% से बढ़ेंगे इस साल में, तो इस साल हम 16.5%, मतलब 16.5 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। दैट्स इट। यही है सिंपल डेफिनेशन रियल GDP एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि इकोनॉमी में हम कितना आउटपुट लेके आ रहे हैं, इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है। अब चाहे वो गुड्स से आए, सर्विस से आए या किसी से भी आए, इकोनॉमिक आउटपुट, उसी को हम रियल GDP बोलते हैं। अब देन बात आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
अब देखो, एक ऐसी सिचुएशन को समझो, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन बहुत कम है, रियल जीडीपी बहुत हाई है एंड अनएम्प्लॉयमेंट देश में है ही नहीं? तो देखो, अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। मतलब ये एक ट्राइलेमा है। ट्राइलेमा किस बात का? कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करना है, मतलब देयर हैज टू बी समवन इन द इकोनॉमी हु इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ जॉब। अब वो अकेला इंसान नहीं होता है, राइट? वो मान के चलो आज मैं अनएम्प्लॉयड हूं तो कल कोई और है, ठीक है? कल उसको जॉब मिल गया तो परसों कोई और है। ऐसे मतलब एक वर्ग, एक सेक्शन, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा की अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं इकोनॉमी में, एंड वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के बीच का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता है, इन्फ्लेशन भी एक्ट 4% मेंटेन किया गया है इंडिया में। मतलब आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू देयर मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट उन्होंने माना है कि हमको 4% इन्फ्लेशन देश में रखना है। अभी इसको एक टॉलरेंस बैंड दिया गया है +-2%, मतलब 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन है तो सब सही है। अब देखो, 4% का इन्फ्लेशन मतलब जो चीज आपको 100 रुपए का मिल सकता है उसी चीज को गवर्नमेंट एंड आरबीआई जानबूझ के 104 रुपए का करके रखी है। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो, बट यस, ऐसे अगर हम सोचते हैं तो हमको इकोनॉमिक्स भी समझना जरूरी है, बिकॉज दिस इज नेसेसरी, ठीक है? तो अब ये इतना सारा कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं इन दिस सीरीज। कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है, एंड किसी भी मोमेंट पे आपको क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन पे लिखने के लिए कोई थोड़ी रोक रहा है आपको। आप लिखो कमेंट सेक्शन में, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। अब बढ़ते हैं हम आगे और समझते हैं कि फिलिप्स कर्व के जन्मदाता कौन है, ठीक है? A.W. फिलिप्स, ठीक है? इन 1958 इन्होंने 1958 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया एंड उन्होंने डेटा यूज किया फ्रॉम 1861 एंड 1957, ठीक है? 1861 से लेकर 1957 तक का डेटा उन्होंने यूज किया। कौन सा डेटा? अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड आउटपुट का। ये तीनों डेटा यूज करके उन्होंने एक फिलिप्स कर्व, मतलब उन्होंने एक कर्व डेवलप किया जिसको नाम दिया गया फिलिप्स कर्व। लेकिन मतलब तब उन्होंने क्या बोला? तब उन्होंने बोला कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड वेज रेट, और ये हाइपोथेसिस को उन्होंने अपने डेटा से प्रूव किया है। तो मतलब उस टाइम मतलब 1958 में सब लोगों ने मान लिया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड वेज रेट के बीच में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। कब, मतलब क्यों एग्जिस्ट करता है, ये चीज को हम आगे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है? लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाकी इकोनॉमिस्ट भी इसके पीछे लग गए और समझने की कोशिश किए कि इसमें क्या हम और डिराइव कुछ कर सकते हैं। देन ऑल अदर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट दे केम आउट विद द कंक्लूजन कि ये वेज रेट के साथ तो है, लेकिन इसको हम और बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू इन्फ्लेशन। मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन। इसको अगर हम बताएं, मतलब वेज रेट को हटा के अगर हम इन्फ्लेशन से रिप्लेस कर दे तो फिलिप्स कर्व्स को हम और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड वो रियल इकोनॉमी में एग्जिस्ट भी करता है। कैसे, इस चीज को हम समझते हैं आगे वाले स्लाइड पे। अब हम शुरू करते हैं शॉर्ट रन फिलिप कर्व्स। तो मतलब आ गए हम लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। ये दिखता कैसे है? सिंपल सा बात है, एक कर्व बनाते हैं हम। एक्स एक्सिस पे हमने बनाया अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और वाई एक्सिस में हमने बनाया इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है? यहां तक अगर किसी को डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो और पॉज करके समझने की कोशिश करो, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट इन एक्स एक्सिस, इन्फ्लेशन इन वाई एक्सिस। बढ़ते हैं आगे। अब मैं एक शॉर्ट रन फिलिप कर्व बना देता हूं जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अभी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड पे देखा, करेक्ट? और जिसको फिलिप्स कर्व ने, मतलब A.W. फिलिप ने प्रूव किया है। सो हम उस प्रूव में नहीं जाते हैं कि ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, लेकिन उसको हम समझते हैं, राइट? कि क्यों है। चलो, ये तो हमने देख लिया फिलिप्स कर्व इतना ही है, लेकिन अब हम इसके पीछे का वजह को समझेंगे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। तो देखो, अगर एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है 2% एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है 6%, ठीक है? तो ये हमने एक
कर्व के ऊपर पॉइंट ड्रॉ कर दिया है। 2% इन्फ्लेशन एंड 6% इज द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अभी देखो एक चीज यहां पे मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा, एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब कितने लोग या कितने परसेंटेज लोग इकोनॉमी में काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इनटू द वर्कफोर्स। ठीक है, दे आर दे हैव दैट स्किल्स, दे हैव द एनर्जी, दे आर एलिजिबल बट दे आर नॉट एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं, मान के चलो टोटल 100 लोग हैं देश में जो वर्कफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम बच्चे और बूढ़े की बात नहीं कर रहे, ये वो लोग हैं जो इकोनॉमी में काम कर सकते हैं, 100 लोग। अभी 100 लोगों में से 6% का मतलब ये है 94 पीपल आर वर्किंग इन द इकोनॉमी एंड 6% या 6 पीपल इन द इकोनॉमी आर नॉट वर्किंग। तो ये वो लोग हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक 6% का मतलब वो हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, इन्फ्लेशन को लेके जाते हैं 2 से 4%, मतलब हम इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन को बढ़ाने के बाद हम यहां पे एक कर्व पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेकेंड पॉइंट। तो देखो सेकेंड पॉइंट जब भी हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये यहां पे इंटरसेक्ट किया, यहां से जब भी हम इसको नीचे लेके आए, नीचे लाने के बाद हमको दिख रहा है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम हो गया है। मान के चलो ये 6 से हो गया है 5%। तो अब सवाल ये है ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है? अब ये समझो, देखो ऐसा क्यों हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जब कम हो रहा है तब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्यों? देखो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो रहा है मतलब ज्यादा लोग वर्कफोर्स में काम कर रहे हैं, मोर पीपल वर्किंग इन इकोनॉमी। दिस में अब इसका मतलब यह है सैलरी या वेज ज्यादा लोगों को मिलेगा। अब वो लोग इकोनॉमी में आके क्या करेंगे? खर्चा करेंगे, मतलब एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करेंगे वो लोग। एंड जब एग्रीगेट डिमांड बूस्ट होता है तो क्या पैदा होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। समझ गए आप? फिर से मैं रिपीट करता हूं। अच्छा, यहां पे रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है, आप पॉज करके तो आप पीछे जा सकते हो, बट फिर भी फिर से मैं बता रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट 6 पे था, 6 से 5 में हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक इंसान, मतलब याद करो वो 100 वाला एग्जाम्पल, इस पॉइंट पे 94 पीपल वेयर वर्किंग और इस पॉइंट पे 95 पीपल वर्किंग। तो एक इंसान वर्कफोर्स को ज्वाइन किया है, तो वो एक इंसान को सैलरी मिलेगा, वो एक इंसान वो सैलरी को खर्च करेगा चीजों को खरीदने के लिए, मतलब उसने एक एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बूस्ट किया है, राइट। इकोनॉमी एक इक्विलिब्रियम पे चल रहा था, लेकिन उसके आ जाने से, ठीक है, वो एक इंसान वर्कफोर्स को ज्वाइन करने से एग्रीगेट डिमांड पे बूस्ट होगा। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई से उसको फुलफिल नहीं किया गया है। लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, हेंस द प्राइस राइज, मतलब इन्फ्लेशन। आई होप ये क्लियर हो गया है। अब इसके उल्टा एग्जांपल को देखते हैं। मान के चलो इन्फ्लेशन गिर जाता है, 2 से 1% हो जाता है। तो अगर हम सेम पॉइंट को ड्रॉ करें, जब इन्फ्लेशन गिर गया तो देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गया, 6 से 7 लोग, मतलब इस पॉइंट पे 93 पीपल आर वर्किंग, 7 लोग हो गए अनएम्प्लॉयड। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो जब एक इंसान अनएम्प्लॉयड हुआ तो इसका मतलब इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का, यहां पे अब डिमांड मतलब सप्लाई ज्यादा हो गया है। देयर इज लेस डिमांड फ्रॉम द पीपल, क्योंकि एक इंसान अभी अनएम्प्लॉयड है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा सामान नहीं खरीदेगा, वो डिमांड को बूस्ट नहीं करेगा, इवन वो डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर वुड बी ए डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब देयर वुड बी ए डिक्रीज इन द प्राइस राइज, जो कि हम इस कर्व से भी देख रहे हैं। 2% से क्या हो गया? 1%। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो इस पार्ट को आप फिर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो देखो जैसे कि आपने अमित सर के वीडियो में ऑलरेडी ये चीज समझ लिया है, इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, तो इसीलिए मैं ये स्लाइड को ब्लैंक रखा हूं। मैं बस आपको सिंपल सी बात में ये समझा रहा हूं डिमांड पुल इन्फ्लेशन है क्या। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है जब आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है। अब ये डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता कैसे?
फॉर एग्जाम्पल मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से आरबीआई देश में मनी सप्लाई को इंक्रीज करके रखता है, ठीक है, तब भी एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकता है। मतलब यू आर डिमांडिंग मोर प्रोडक्ट, मतलब यहां पे तो डिस्पोजेबल इनकम बड़ा नहीं है, बट एक हिसाब से बड़ा भी है। जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा रहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। मनी सप्लाई बड़ा रहता है मतलब रेपो रेट कम रहता है, रेपो रेट कम है मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है मतलब आपके ईएमआईस में कम है, आपके जो हाउसिंग लोन है, आपका जो कार लोन है, उसमें आपको कम ईएमआई पे करना पड़ रहा है, मतलब आपका डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, ये होता है, ठीक है। तो इकोनॉमी में बहुत सारे कनेक्शंस हैं जिनको हमको समझना है। और फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स को रिड्यूस कर दिया। सिंपल सा बात है, टैक्स को रिड्यूस कर देने से ही आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है, मतलब आपके हाथ में जो पैसा है वो ऑटोमेटिक ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के थ्रू होता है, जो आरबीआई करता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है, जो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू दे डू इट, राइट। बढ़ते हैं आगे, इसको समझते हैं, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन को फिलिप्स कर्व के डेफिनेशन में समझते हैं। तो देखो, एक इकोनॉमी में अगर हम ये सपोज कर ले, सपोज एन इकोनॉमी विटनेस द इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम। हमने देख लिया डिस्पोजेबल इनकम, ये जो सपोज है ये कैसे होता है, ये हमने देख लिया थ्रू एमपीसी एंड थ्रू फिस्कल पॉलिसी। मतलब होता तो और भी सारा वजह है, लेकिन ये दिस आर द टू मेन फैक्टर्स। मैं आपके है ना सिलेबस से बाहर नहीं जा रहा हूं, आपके सिलेबस में ये दो तो है, तो लेट्स टॉक अबाउट देम ओनली। तो एक नॉर्मल इकोनॉमी में प्राइस लेवल और आउटपुट, रियल जीडीपी, मतलब आउटपुट में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। ये है एग्रीगेट डिमांड, ये है एग्रीगेट सप्लाई, तो इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, जिसको हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। मतलब इतने इकोनॉमिक टर्म में मत जाओ, सिंपल सा बात है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, ठीक है। या आप इस ग्रीन लाइन को भूल भी जाओगे तो चलेगा, बस ये एक्स शेप आप याद रखो, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। ऑब्वियस सी बात है, मेंटेन होना भी चाहिए ना। मतलब आज के दिन में आप पैसा लेके किसी शॉप में कुछ चीज खरीदने जा रहे हो तो वो आपको मिलना चाहिए। अब आपको वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि उस शॉपकीपर को पता है कि कोई ना कोई आके इसको मांगेगा। मतलब आपने जो डिमांड आप क्रिएट किया है इकोनॉमी में, इसके तुलना में इकोनॉमी में वो एग्रीगेट सप्लाई है। आप एक सपोज आप एक बिस्किट खरीदने गए हो कोई शॉप में, अब वो शॉपकीपर के पास अवेलेबल है, वो मतलब वो इकोनॉमी में अवेलेबल है। वो अवेलेबल क्यों है? क्योंकि देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। आप जो डिमांड कर रहे हो उसके अगेंस्ट में देयर इज एन सप्लाई, और जिसके बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। तो ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है ना, ये एक फिक्स्ड लेवल पे है जो आउटपुट दे रहा है इकोनॉमी में। अब हम समझते हैं डिमांड को बूस्ट करते हैं। देखो, डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीज होने का मतलब क्या है? डिमांड बूस्ट होना, राइट। क्योंकि आज आपके हाथ में पैसा ज्यादा है, मतलब आप खर्च ज्यादा कर सकते हो, राइट। तो आप जब खर्च, देखो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आरबीआई रेपो रेट को गिरा देता है, मतलब रेपो रेट को कम कर देता है, तो आरबीआई क्या चाहता है? आरबीआई यही चाहता है ना कि लोग ज्यादा ज्यादा स्पेंड करें इकोनॉमी में, और ताकि इकोनॉमिक में बूस्ट मिले, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ावा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब there should be an increase in the output level in the economy. Just by decreasing the repo rate, what RBI want is to increase the economic output या economic growth, यही है। मतलब हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहे हैं, यहां ये है एक्चुअल टर्म। बाय डिक्रीजिंग द रेपो रेट, आरबीआई इज टारगेटिंग इंक्रीजिंग मनी सप्लाई so that there is more money in people hand. That means the disposable income in the hand of people should go up. Eventually the aggregate demand will go up. तो ये aggregate demand जब बढ़ जाता है तो ये इस तरीके का दिखता है, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से ऊपर चला गया है। अब इस पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब भी हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, हमको क्या दिखा कि पहले प्राइस था P1 लेवल पे, अब हो गया प्राइस P2 लेवल पे। तो देखो सिंपल सा बात है, जब एग्रीगेट डिमांड को हमने बूस्ट किया, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को हमने बूस्ट किया, मतलब मूवमेंट, ये कर्व का मूवमेंट ही हो गया यहां से यहां, तो प्राइस भी बढ़ गया और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गया।
तो अब मैं आपको कोविड के टाइम का समय बताता हूं। जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ देश में, आप याद करो, आरबीआई कांस्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को गिराता गया। क्यों गिराता गया? सो दैट देयर इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्योंकि आरबीआई को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तब यह डर था कि इकोनॉमिक आउटपुट गिर जाएगा, क्योंकि देश में लॉकडाउन था बहुत सारे दिन के लिए, है ना, कुछ 2 महीने के लिए लॉकडाउन था। तो तब आरबीआई ने डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया थ्रू रेपो रेट। तो जिससे क्या हुआ? इकोनॉमिक आउटपुट मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ, लेकिन देयर इज ए राइज इन प्राइस लेवल, जो आज भी हम देख रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है ना, 6% मतलब 6 से 7% के बीच में है, टॉलरेंस बैंड से ऊपर है। तो ये रियल इकोनॉमी में भी काम करता है। तो देखो, एग्रीगेट डिमांड बूस्ट करने से प्राइस तो बढ़ता है, ये हमने देखा, फ्रॉम P1 लेवल टू P2 लेवल, लेकिन साथ में ग्रोथ भी होता है। तो यही ट्राइलेमा का बात मैं कर रहा था शुरुआत में, कि ये एक ट्राइलेमा है कि देखो, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो उसके साथ इन्फ्लेशन तो फ्री में आएगा। मतलब इन्फ्लेशन दूर नहीं रह सकता, उसको हम दूर नहीं रख सकते। हम अगर एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो देयर हैज टू बी ए प्राइस राइज। तो ये ट्राइलेमा है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी उससे डिसबैलेंस हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं आगे हमारे लेक्चर पे। अब इसी सेम कंडीशन को हम फिलिप्स कर्व में समझते हैं। अभी तो हमने नॉर्मल कर्व में समझा, अभी हम फिलिप कर्व में। फिलिप कर्व मतलब एक्स एक्सिस में अनएम्प्लॉयमेंट है, वाई एक्सिस में इन्फ्लेशन है, इसमें हम समझते हैं। तो देखो, इन एग्रीगेट इकोनॉमी शॉर्ट रन फिलिप कर्व ऐसे दिखता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहां पे हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से इन्फ्लेशन इज एट लेवल 1 एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज एट लेवल 2। अब हमने किया क्या था? हमने क्या किया था? प्राइस ग्रोथ देखा था। अगर प्राइस ग्रो हो रहा है, मतलब प्राइस फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट ये बढ़ रहा है, तो अगर हम देखेंगे, मतलब एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे इस फिलिप कर्व में, तो देखेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो गिर गया इकोनॉमी में। अब वो क्यों गिरा इकोनॉमी में? व्हेन देयर इज ए प्राइस राइज इन द इकोनॉमी, दिस मीन्स देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ, and when there is an economic growth, to fulfill that additional demand in the economy, more number of people will join the workforce, eventually decreasing the unemployment level. I think ये तो क्लियर हो ही गया आपको। अब मुझे आप बताओ, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है? मुझे पता है डाउट तो होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलो। अगर आप नहीं लिखोगे आपके डाउट्स तो फिर कैसे मैं हेल्प कर पाऊंगा बताइए आप? कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि हमको पता चले कि आपको ये चीज समझ में नहीं आया है, एंड वी कैन लिटरली डू समथिंग फॉर यू। चलो, तो इससे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, लेकिन ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। हमने तो सिर्फ डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात की है, अब कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन तो बचा हुआ है। तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को हम इस पे नहीं देखेंगे। यहां पे मैं लेक्चर को एंड करता हूं, और अगर आपको कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के बारे में और भी समझना है, कमेंट सेक्शन पे लिखो, सो दैट यू नो ये सीरीज में ही मैं फिलिप्स कर्व का पार्ट 2 आपके लिए लेके आ पाऊं। ठीक है, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। देयर इज एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, एक ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा नीचे की तरफ आता है। अब हम आगे देखते हैं एक दूसरा कंडीशन। सपोज द गवर्नमेंट हैज कट द स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दिया, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से खर्चा कम कर दिया। फॉर एग्जांपल, मनरेगा में गवर्नमेंट ने कॉस्ट गिरा दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गवर्नमेंट है ना फ्री में फूड नहीं दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट खर्चा करके बिल्ड कर रही थी वो सारा उन्होंने कम कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब उन्होंने एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी से कम कर रहे हैं। अगर हम एग्रीगेट डिमांड कम कर रहे हैं इकोनॉमी में तो क्या होगा? तो देखो, जो प्राइस लेवल है वो पहले P1 लेवल पे था, ठीक है, नहीं वो पहले यहां पे था P1 लेवल पे, अब वो P2 लेवल पे हो गया है। मतलब प्राइस लेवल गिर गया है इकोनॉमी में। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ है? इसके साथ साथ जो रियल जीडीपी है वो भी गिर गया है। करेक्ट? इसके साथ साथ इस वाले कर्व को देखो, क्योंकि ये नया है ना, ये तो पुराना ही है। AD1 को देखो तो यहां पे प्राइस
गिर गया है। तो बढ़ते हैं आगे, इसी चीज को हम फिलिप्स कर्व में लगा के समझते हैं। सेम एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन, ये है कर्व। अब इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं I1 इन्फ्लेशन, U1 अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। अब आते हैं, देखो आपने देखा कि प्राइस गिर गया, मतलब इन्फ्लेशन कम हुआ। इन्फ्लेशन कम हुआ तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया, इन्फ्लेशन कम गया, मतलब देयर इज लेस प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। व्हेन देयर इज लेस प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी, दिस मीन्स द फर्म्स विल स्टार्ट टू फायर पीपल। फर्म्स बोलेंगे कि भैया आपकी काम की जरूरत नहीं है, आप कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। तो लोग कंपनी छोड़ के जब जाना शुरू कर देंगे तब क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो देखो ये कितना बड़ा ट्रायलेमा है। सो विद दिस वी आर नाउ डन। आपको आई होप दोनों समझ में आ गया है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक्स को समझना है तो ये आप देख सकते हो, एंड आई होप ये आपको पता भी है। और आज हमारा ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, सो यू कैन ऑब्वियसली go to the website and think for purchasing a course. With this, prepare 50% faster with IXMB. Let's meet in some other lecture.